तो आपका स्टडी 24/7 इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे साथियों, अगर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना है तो आपको जीएस सेक्शन मजबूत करना होगा। इसके लिए ये हमारा प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में 38 क्वेश्चन आते हैं और आज का प्रैक्टिस सेट में भी 38 क्वेश्चन है। अब आप लोग देखते हैं कि 38 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के लिए एक संविधान सभा का पहली बार विचार कब पेश किया गया। यानी भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए, ये विचार कब पेश किया गया, ये हमारा पहला क्वेश्चन। और किसके द्वारा पेश किया गया, संविधान सभा का विचार किसके द्वारा पेश किया गया। तो दोस्तों एम.एन. रॉय के द्वारा पेश किया गया। किसके द्वारा पेश किया गया, एम.एन. रॉय के द्वारा। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, इंडिया इन ट्रांजिशन। इंडिया इन ट्रांजिशन पुस्तक एम.एन. रॉय जी के द्वारा लिखी गई सन 1934 में। तो एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की पहली बार विचार आया इनके दिमाग में, तो और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिया इन ट्रांजिशन जो कि 1934 में लिखी गई। पहली अप्रत्यक्ष मांग किसने की, तो पहली अप्रत्यक्ष मांग की बाल गंगाधर तिलक ने सन 1895 में। देखिए, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार सबसे पहली बार एम.एन. रॉय के दिमाग में आया और पहली अप्रत्यक्ष मांग किसने की संविधान सभा की, बाल गंगाधर तिलक ने सन 1895 में। फिर 1922 में गांधी जी ने यंग इंडिया में किया और पूर्ण रूप से प्रस्ताव कब मिला, तो सन 1929 में मिला। दोस्तों, हम लोगों ने पढ़े 4-5 पॉइंट्स एम.एन. रॉय के द्वारा भारतीय संविधान सभा के लिए पहली बार विचार आया। इनकी पुस्तक है इंडियन इन ट्रांजिशन और पहली अप्रत्यक्ष मांग बाल गंगाधर तिलक ने सन 1895 में किया। फिर 1922 में गांधी जी ने यंग इंडिया में किया और पूर्ण रूप से प्रस्ताव सन 1929 में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। दोस्तों, 7वीं अनुसूची, कल के प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने अनुसूचियों के बारे में पढ़ा था, कई प्रकार की अनुसूचियाँ पढ़ी थी। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। दोस्तों, 7वीं अनुसूची का संबंध शक्तियों के विभाजन से है, सेपरेशन ऑफ पावर से संबंधित है। तो अब देखते हैं, 3 सूचियां हैं जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आती है। संघ सूची केंद्र सरकार के अंतर्गत, राज्य सूची राज्य सरकार के अंतर्गत, समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों के अंतर्गत। अगर बात करें संघ सूची के बारे में, पहले 97 विषय थे, अब हैं 100। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब हैं 61। और समवर्ती सूची जो कि केंद्र और राज्य दोनों से मिलकर बनती है, पहले 47 विषय थे, अब हैं 52। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के तहत राज्य सूची के विषय से घटकर समवर्ती सूची में जुड़े। आपसे पूछा गया था भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा शक्तियों के विभाजन से। और शक्तियों के विभाजन से कहने का मतलब है कितने प्रकार की शक्तियों का विभाजन, 3 प्रकार की, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और हम लोगों ने पढ़ा 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के तहत राज्य सूची के विषय घटकर समवर्ती सूची में जोड़े गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका महान आदर्श उल्लेख है। दोस्तों, किस महान आदर्श का उल्लेख है, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था एवं उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। प्रस्तावना का विचार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कहाँ से लिया गया, USA से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना का उद्देश्य प्रस्ताव कहाँ से लिया गया, 13 दिसंबर सन 1946 को प्रस्तावना का उद्देश्य प्रस्ताव लिया गया। और जो उद्देश्य प्रस्ताव 1946 को लिया गया, ये स्वीकार कब किया गया, 22 जनवरी सन 1947 को। दोस्तों, महान आदर्श वाक्य विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था एवं उपासना की स्वतंत्रता है। प्रस्तावना का विचार USA से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर सन 1946 को, स्वीकार कब किया गया, 22 जनवरी सन 1947 को। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तमसो माँ ज्योतिर्मय कथन का मूलतः उल्लेख किसमें किया गया। ये जो कथन है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया, तो उपनिषद में किया गया। उपनिषद में किया गया, किस उपनिषद में किया गया, बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया, जो कि सबसे बड़ा उपनिषद है। तो बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है, इसमें तमसोमा ज्योतिर्गमय शब्द का उपयोग किया गया। और जाबाल उपनिषद में 4 प्रकार के आश्रम के बारे में चर्चा हुई। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ,
तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है संन्यास। तो दोस्तों चंथोमा ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल पूछ रहा है तो मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे बात करेंगे अजंता कहाँ पर है? अजंता है महाराष्ट्र में। सांची कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में। अगर आपसे बात करें मोहनजोदड़ो के बारे में तो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी से कहा जाता है। यहाँ पर विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए। अगर आपसे पूछे मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? सन 1922 में राखलदास बनर्जी जी ने खोज की और इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का क्या मतलब होता है? मृतकों का टीला। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है मोहनजोदड़ो। 1922 में इसकी खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। और सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा की जुड़वा राजधानी और विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट है, व्यास का प्राचीन नाम क्या है? व्यास दोस्तों नदी है। व्यास का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। अब हम लोग और भी नदियों के प्राचीन नाम बोलते हैं। वितास्ता किसका प्राचीन नाम था? झेलम नदी का प्राचीन नाम था वितास्ता। नेक्स्ट हमारी नदी है परुष्णी। परुष्णी नदी किसका प्राचीन नाम क्या था? रावी। फिर है नेक्स्ट हमारा अस्किनी। अस्किनी किसका प्राचीन नाम था? तो चिनाब नदी का पुरातन नाम था अश्किनी। सतलज नदी का था शतद्री। गोमती नदी का था गोमल। गंडक नदी का था सदानीरा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है कि किस नदी का क्या पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन के सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो कपिल ऋषि को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? कपिल ऋषि को। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे, अगर न्याय पद्धति के संस्थापक के बारे में बात करें तो गौतम को। और अगर आपसे पूछे बंदरायन के लिए तो उत्तर मीमांसा। पतंजलि किसके लिए है? तो पतंजलि ने योग सूत्र दिया, तो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र दिया था। पूर्व मीमांसा जैमिनी को कहते हैं। वैश्रणिक दर्शन कर्णाद को कहा जाता है। तो हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक हैं कपिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। अगर इसी में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश वाला स्टेट है हमारा लक्षद्वीप। तो दोस्तों सब सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, सबसे कम सिक्किम की है। केंद्र शासित में सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली की है, सबसे कम लक्षद्वीप की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 38वां समांतर रेखा किसको विभाजित करता है? 38वीं समांतर रेखा किसको विभाजित करती है? तो देखेंगे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को 38वीं समांतर रेखा विभाजित करती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा 49वीं समांतर रेखा किसको किसको विभाजित करती है? तो यूएसए एवं कनाडा को। फिर मैनोलोट रेखा किसको करती है? तो फ्रांस और जर्मनी को। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और हिंडनबर्ग है दोस्तों, ये बर्ग है यहाँ पर, हिंडनबर्ग है। हिंडियनबर्ग रेखा किसको? जर्मनी और पोलैंड को। आयरनीस रेखा जर्मनी और पोलैंड को। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ पर हुआ? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको को। तो 38वां समांतर रेखा किसको विभाजित करता है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। 49वीं यूएसए कनाडा को। मैग्नीकाट फ्रांस और जर्मनी को। हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड को। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी दिबांग किस राज्य से होकर गुजरती है? दिबांग नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। अगर इसकी सहायक नदी के बारे में बात करें तो धनसिरी नदी इसकी सहायक नदी है। और सुवनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है, सुवनसिरी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सुवनसिरी। और दिबांग की धनसिरी। कामेंग, लोहित और मानस और तीस्ता ये सभी सहायक नदियों के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें लंबवत कहाँ पर पड़ती? तो भूमध्य रेखा पर पड़ती।
अगर पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें लंबवत भूमध्य रेखा पर पड़ती, इक्वेटर पर। अब आपसे बात करेंगे, कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है, मकर रेखा लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा कांगो नदी को 2 बार काटती है, विधुवत रेखा 13 देशों से होकर पृथ्वी को दो भागों में काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है? कानपुर। मुंबई को इंग्लैंड, रेफरेंस ओरिजिन ऑफ टर्म कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? उच्च सदन दोस्तों, उच्च सदन क्या कहा जाता है? विधान परिषद। विधान परिषद उत्तर प्रदेश के उच्च सदन कहा जाता है, जबकि विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अब बात करें विधान लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। उच्च सदन यानी विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की स्थापना कब हुई? सन 1937 में, और गठन का अनुच्छेद 169 है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में उच्च सदन विधान परिषद को, निम्न सदन विधान सभा को। उच्च सदन का जो सदस्य होता है उसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। निम्न सदन का जो सदस्य होता है उसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एमएलए का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि एमएलसी जो बनता है दोस्तों, एमएलसी का कार्यकाल हमारा 6 वर्ष का होता है। एमएलसी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य खत्म कर दिए जाते हैं, मतलब निलंबित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मानवाधिकारों का कौन सा अनुच्छेद, कौन सा कानून के समक्ष समानता की अवधारणा प्रस्तुत करता है? तो मानवाधिकार का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता? तो अनुच्छेद नंबर 7 कानून के समक्ष समानता प्रस्तुत करता है। कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 7 है। इसकी घोषणा कब हुई? 10 दिसंबर सन 1948 को। अगर आपसे पूछे अनुच्छेद नंबर 1 किससे संबंधित है, तो स्वतंत्रता एवं समानता से। अनुच्छेद नंबर 12 किससे संबंधित है? निजता के अधिकार से। अनुच्छेद नंबर 16 किससे संबंधित है? विवाह के अधिकार से। तो अनुच्छेद नंबर 7 कानून के समक्ष समानता, और 1 में स्वतंत्रता और समानता है, 12 में निजता का अधिकार है, 16 में विवाह का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में आंतरिक सुरक्षा के अस्थिरीकरण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसे अधिनियमित किया गया? तो गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम। क्या अधिनियम है दोस्तों? गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, जो कि सन 1967 में अधिनियमित किया गया। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो कि 1980 में, फिर टाडा 1985 में, जिसे टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट कहा जाता है, और कोटा 2002 में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि स्थापना भारत की आतंकवादी रोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए की गई राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड, नेट ग्रिड की स्थापना किसके लिए की गई? दोस्तों भारत की आतंकवादी रोधी क्षमताओं के समर्थन के लिए। इसकी स्थापना 2008 के मुंबई हमले के बाद हुई, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अप्रतिबंधित मार्गों के तहत खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के ऊपर की सीमा क्या है? तो 100% है एफडीआई के बीच की सीमा। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेमेंट क्या है? अमूर्त संपत्ति है। क्या है दोस्तों? एक अमूर्त संपत्ति है, इनटेंजिबल एसेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की? दोस्तों सन 1998 में। आर.बी. गुप्ता समिति के द्वारा यह पेश की गई। क्रियान्वयन कौन करता है? नाबार्ड करता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आपसे पूछ ले कब क्रियान्वित हुई? 2015 में। प्रधानमंत्री फसल बीजना योजना 2016 में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों 1998 में सरकार ने किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों 14 जनवरी को, मकर संक्रांति वाले दिन गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों ये लिखा है लुई ब्रेल दिवस, ये है लुई ब्रेल दिवस।
लुई ब्रेल दिवस है दोस्तों। लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे पराक्रम दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस। ये दोस्तों लुई ब्रेल दिवस है, 4 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक्सेल सीट में जल्दी से कुछ ढूंढने के लिए कुछ शॉर्टकट कुंजियों में से किसका उपयोग करते हैं? CRTL+F। कुछ जल्दी से ढूंढना हो तो CRTL+F से यूज करते हैं। CRTL+V पेस्ट के लिए यूज किया जाता है। ALT+F मेनू टैब के लिए। CRT+C कॉपी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सूक्ष्म सिंचाई कोष माइक्रो इरोगेशन फंड के तहत स्थापित क्या किया गया है दोस्तों? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को स्थापित किया गया है। 12 जुलाई सन 1982 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो दोस्तों सन 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। पहला नोबेल कब दिया गया? आर.एन. टैगोर को सन 1913 में। 1999 में भारत रत्न दिया गया। अर्थशास्त्र पाने वाले पहले नोबेल भारतीय कौन हैं? यही हैं रवींद्रनाथ टैगोर। पहले एशियाई वैज्ञानिक कौन हैं? C.V. रमन, जिन्हें 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सन 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, क्यात किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? क्यात के बारे में पूछ रहा है, तो म्यांमार की मुद्रा है क्यात। श्रीलंका की मुद्रा आपसे पूछ ले तो रुपया है। तुर्की की मुद्रा है लीरा। अफगानिस्तान की है अफगानी। चीन की है रेमेनबी, मूल इकाई है युआन लेकिन रेमेनबी चलती है। जापान की है येन। तो क्यात है म्यांमार की, श्रीलंका की रुपया, तुर्की की लीरा, अफगानिस्तान की अफगानी, चीन की रेमेनबी, जापान की येन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की? तो ऑटो हॉर्न के द्वारा नाभिकीय विखंडन की खोज की गई। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियर फिजन? तो नाभिकीय विखंडन की खोज किसके द्वारा की गई? ऑटो हॉर्न के द्वारा। रदरफोर्ड के बारे में बात करें, उन्होंने परमाणु नाभिक की खोज की। मैरी क्यूरी ने पोलोनियम की खोज की। और रॉन्टजन ने परसम रे की खोज की। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, न्यूट्रॉन चैडविक और मैरी क्यूरी के द्वारा पोलोनियम और रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु नाभिक की खोज की गई। नाभिकीय विखंडन की खोज ऑटो हॉर्न के द्वारा की गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक मिथिला राज की आत्मीय कथा है? तो अनगार्डेड पुस्तक मिथिला राज के द्वारा लिखी गई है। गोल्डन गर्ल पुस्तक किसकी है? P.T. उषा, जिन्हें उड़न परी के नाम से जाना जाता है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह के द्वारा। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह के द्वारा। अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ सौरभ गांगुली के द्वारा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो दोस्तों ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो हरमनप्रीत कौर थी। T20 में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला हरमनप्रीत कौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुद्रा को यूनेस्को में रानी की बाव में शामिल किया गया? तो रानी के बाव में 100 रुपये की नोट नवीनतम वाली, 10 रुपये की नोट में कोणार्क का सूर्य मंदिर, 20 रुपये की नोट पे एलोरा की गुफाएं तथा 50 रुपये की नोट में हम्पी के स्मारक, 100 रुपये की नोट पे रानी की बाव, 200 की नोट पे सांची का स्तूप, 500 रुपये की नोट पे लाल किला अंकित होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस रुपए की नोट पर, जैसे आपसे क्वेश्चन बनेगा लाल किला किस रुपए की नोट पर है, सांची का स्तूप किस रुपये की नोट पर है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बन सकता है। केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान करी? तो 12 अप्रैल सन 2017 को केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत ने राष्ट्रपति ने सहमति प्रदान की। जीएसटी अपनाने वाला पहला देश कौन है? फ्रांस। भारत 161वां देश है जिसने जीएसटी अपनाई है। किस संविधान संशोधन के तहत? 101वें संविधान संशोधन के तहत। 101वें संविधान संशोधन के तहत
किस एक्ट के तहत? तो 122वां बिल विधेयक के तहत। तो जीएसटी अपनाने वाला पहला देश फ्रांस है। भारत 161वें नंबर का है 101वें संविधान संशोधन के तहत और 122वें विधेयक के तहत। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत में रामसर कनेक्शन के तहत पहला रामसर साइट घोषित किया गया? तो चिल्का झील प्लस केवलादेव को भारत में रामसर साइट पहला घोषित किया गया। वर्तमान में भारत में 80 रामसर साइटें हैं। इसमें सबसे बड़ी है सुंदरवन, सबसे छोटी है रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में है। रामसर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? पहला तो ईरान में 2 फरवरी सन 1971 में। लागू कब से हुआ? सन 1975 से। भारत कब से शामिल हुआ? सन 1982 से। वर्तमान में भारत में 80 रामसर साइटें हैं। सबसे बड़ी है सुंदरवन, सबसे छोटी है रेणुका वेटलैंड। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय स्रोत है? तो कच्चा तेल एक गैर ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कच्चा तेल। रेडियो एक्टिव की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हेनरी बेकरेल को दिया जाता है। मैरी क्यूरी रेडियो एक्टिव शब्द पोलोनियम तथा रेडियम की खोज विकिरण के प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। तो हेनरी बेकरेल इसका राइट आंसर है। संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? राइट आंसर हो जाएगा 100 विषय आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स कॉल्ड? तो साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को, फूलों की खेती के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर, फूलों व सब्जियों के उत्पादन को हार्टिकल्चर, सबसे बड़ी सेल शतुरमुर्कांडा और सबसे छोटी सेल माइक्रोप्लाज्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत मनोज कोठारी का संबंध किस खेल से है? तो बिलियर्ड से है। विजय रूपाणी राजनीति से संबंधित हैं, शिबू सोरेन राजनीति से संबंधित हैं, धर्मेंद्र कला से संबंधित हैं, असरानी कला से संबंधित हैं, राम सुतार मूर्तिकार हैं। प्यारे साथियों, ये हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए कुल 38 क्वेश्चन हुए। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करेंगे, अच्छे व्यू आएंगे, तो हम लोग डेली बेसिस पर 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमारे पास 10 से 15 दिन हैं, तो 1000 क्वेश्चन हम अगर आपको प्रैक्टिस करा देंगे तो आपके मान लीजिए 38 में 30 क्वेश्चन इसी प्रैक्टिस सेट से आ जाएंगे। लेकिन शर्त ये रहेगी आप लोग हमारे प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ तक जुड़ने के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।